हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड स्पेशल इसमें देखेंगे। अब 2-3 वीडियो आएंगी लगातार जिसमें उत्तराखंड की सीरीज चलाएंगे और उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उत्तराखंड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी आपको बहुत शॉर्ट में, जिससे कि आपके आने वाले एडवोकेट जनरल के और अपर पीसीएस में जितने भी उत्तराखंड के सवाल होंगे वो सब आपसे बन जाएँ। उसमें कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप। यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब यहीं पर आती रहती हैं। सारे अपडेट्स यहाँ पे आते हैं। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो PDF है वो टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स को दे दी जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड बना कब था। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। 27वां राज्य बना है। इसके साथ ही अपने आप में एक हिली स्टेट है, सबको पता है। और इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री किस किसके साथ है? चाइना के साथ है नॉर्थ में, और नेपाल के साथ है ईस्ट में। उसके बाद इसमें हिमाचल प्रदेश टच करता है, ये यूपी टच करता है। 175 रेयर स्पीशीज़ जो हैं एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स की, यानी कि सुगंधित पौधे और औषधीय पौधे जो हैं उनकी 175 रेयर स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद स्टेट जो है वो रिच है मिनरल डिपॉजिट्स में, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर लाइमस्टोन मिलता है, मार्बल भी मिलता है, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नीसाइट, कॉपर, जिप्सम। जितने भी सारे मिनरल्स हैं ये सारे नॉट भारत, उत्तराखंड में मिलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कितनी है? छोटी इंडस्ट्रीज़ है 25,294। और 1802 जो है वो हैवी और मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ का हो रखा है। और 5 लाख पर्सन जो है वहाँ पे एम्प्लॉयड है। टोटल 54,047 हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स हैं पूरे राज्य में। 54,047 यूनिट्स हैं पूरे स्टेट में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अब मेन स्टार्ट होता है कि जो डेटा है, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक डेटा है, जो सीधे सीधे डेटा एग्जाम्स में पूछा जाता है MCQs के रूप में, वो देखते हैं। सबसे पहली बात आती है उत्तराखंड के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, यानी कि अक्षांश और देशांश। देखिए, सब चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी हुई हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड, यानी कि जो अक्षांश है वो है 2843 नॉर्थ से 3137 नॉर्थ तक, यानी 2843 नॉर्थ से 3127 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड है 7734 ईस्ट से 8102 ईस्ट तक। उसके बाद उत्तराखंड का जोग्राफिकल एरिया देखें तो वो है 53483 स्क्वायर किलोमीटर, सबको पता है ये। इसके बाद जो हिली एरिया है 46,035, यानी कि टोटल एरिया का 86%। टोटल एरिया है 53483, इसका 86.07%। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो टोटल एरिया का 86.07% जो है वो हिली एरिया है। और टोटल एरिया का 13.92% जो है ये प्लेन एरिया है। देखिए, प्लेन जो मैदानी क्षेत्र है वो 7,448 स्क्वायर किलोमीटर है। एक्चुअल टर्म में परसेंटेज में देखें तो 13.92% हुआ ये प्लेन का। जंगल कितने हमारे? जंगल है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया का, उत्तराखंड के टोटल एरिया का 71.05% है, यानी कि जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वो 38,000 है। उसके बाद आती है मेट्रोलॉजिकल डेटा। अगर हम देखें कि कहाँ पे बरसात होती है, कहाँ पे क्या होता है, सबसे कम अगर हम बरसात या सब एवरेज रेनफॉल देखें तो वो कितनी होती है? 1631 होती है। चाहे इसको आप ना ध्यान रखें, टेम्परेचर ध्यान रख लीजिए। टेम्परेचर ये देख लीजिए कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है। तो सबसे कम टेम्परेचर देखा गया है मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर अपने आप में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर देखा गया है वो पंतनगर में देखा गया है, जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। 40.8 डिग्री जो होता है, 40.8 डिग्री मैक्सिमम पंतनगर में हुआ है, और मिनिमम मुक्तेश्वर में होता है -3.4। तो ये देखा गया है। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है यहाँ पे, गढ़वाल और कुमाऊं। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 13। तहसील 110 है। और डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? डेवलपमेंट ब्लॉक्स 95 हैं। उसके साथ जो न्याय पंचायत हैं वो 670 हैं। ग्राम पंचायत 7,954 हैं, 7,954। जो सेंसस विलेजेस हैं, यानी कि जहाँ पे सेंसस हुआ गांव में 2011 की जनगणना के अनुसार, वो 16,793 हैं। उसके बाद जो रहने वाले 16,793 गाँव में से वो गांव जिनके अंदर घर हैं और लोग रहते हैं वो हैं 15,745, यानी कि टोटल विलेजेस का 93%, 93.75% गाँव ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और 6.24 कह दो या 6.25% कह दो, ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, वो गाँव खाली हो चुके हैं। अनइनहेबिटेड विलेजेस हैं, गैर आबाद ग्राम हैं, यानी कि वो गाँव खाली हो चुके हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है पूरे उत्तराखंड में वो 8 है, ये ध्यान रखना है। नगर पालिका 41 है, नगर पंचायत 43 हैं, और जो कैंटोनमेंट हैं वो 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है ये सेंसस 2011 के हिसाब से। देखिए, अब नया सेंसस नहीं आया तो 2011 के हिसाब से चलेंगे। सेंसस 2011 के हिसाब से 9 कैंटोनमेंट बोर्ड है उत्तराखंड में। सेंसस टाउन की अगर मैं बात करूँ तो सेंसस टाउन जो है 41 है। मैंने जो उत्तराखंड की सेंसस वाली वीडियो बना रखी है उसको जरूर देख लीजिएगा।
उसमें ये सब समझा रखा है कि सेंसस टाउन क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, उसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। और सेंसस वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सेंसस ऑफ उत्तराखंड। उसको जो है ग्रुप पे दोबारा शेयर कर दिया जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको दोबारा उसमें से देख लीजिएगा, लेकिन उसको देख जरूर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। फिर इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स कितने हैं, 2 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। लोकसभा की सीटें 5 हैं हमारे यहाँ, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 70 है, 71 नहीं है, अब ये ध्यान रखिएगा। पुलिस स्टेशन कितने हैं, पुलिस स्टेशन टोटल पुलिस स्टेशन है 157, जिसमें से कि गाँव में ज़्यादा है और शहर में कम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूरल है 95 और अर्बन है 58, तो पुलिस स्टेशन गाँव में ज़्यादा हैं, रूरल में ज़्यादा हैं और अर्बन में कम है। और जीआरपी जो है वो 4 है, जीआरपी का मतलब होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, तो ये जो है ये 4 है। उसके बाद कुछ डेमोग्राफी का डेटा देख लेते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 1,86,292, यानी कि 100.86। टोटल जो मेल हैं वो 51.38 लाख है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 50.94%, लगभग आप मान लो 51% पुरुष हैं, तो बचे 49%, वो जो है 49% जो है वो महिलाएं हैं। तो 49.48 आप कह सकते हो इतनी लाख महिलाएं हैं, तो यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 49.05% जो है वो कौन है, वो फीमेल्स हैं। डेसिनियल ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो 2001 के मुकाबले 2011 में, यानी 2001 से लेकर 2011 इन 10 सालों में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो 18.81% के हिसाब से वृद्धि हुई, 18.81। उसके बाद बात आती है कि रूरल पॉपुलेशन देखी जाए तो उत्तराखंड की जो रूरल पॉपुलेशन है वो 70.37 है, यानी कि रूरल पॉपुलेशन देखिए यहाँ पे दिख रखा है, रूरल पॉपुलेशन जो है वो 69.77% है। देखिए ये तो परसेंटेज में है और ये एक्चुअल नंबर है, 70.37 लाख है। ये देखिए ना यहाँ पे लाख लिखा हुआ ना, ये 70 लाख लोग हैं 1,86,292, 1,86,292, ये तो टोटल जनसंख्या थी उत्तराखंड की। उसमें से 70.37 लाख लोग जो हैं वो तो गाँव में रहते हैं, बाकी 30.50 जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। तो अगर परसेंटेज में आपसे पूछेगा तो गांव में रहने वालों की जो परसेंटेज है वो है 69.77% और शहर में रहने वालों की है 30.23%। ये परसेंटेज में है, एक्चुअल नंबर है 70.37 और 30.50। उसके बाद जो सेक्स रेशो है वो कितना है, 963 महिलाएं हैं प्रति 1000 मेल पे। तो 963 ध्यान रखिएगा आपको, 963 महिलाएं हैं प्रति 1000 मेल पे। उसके बाद बात आती है बच्चों की। बच्चे होते कौन है, यानी हम किसको बच्चा कहेंगे, तो 0 से लेके 6 ईयर्स तक की एज का, 0 से लेके 6 साल तक की एज का जो बच्चा होता है, जो पर्सन होता है, उसको बच्चा माना जाता है सरकार के द्वारा। तो 0 to 6 बच्चा होता है, और 7 साल के ऊपर के बाद तो हम उसको क्या करने लगते हैं, हम उसकी लिटरेसी रेट नापने लगते हैं, साक्षरता दर जो नापते हैं वो 7 साल या उससे ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लिटरेट मानना शुरू कर देते हैं। तो 0 to 6 ईयर्स तो चाइल्ड होता है और 7 साल और उसके ऊपर जो है लिटरेसी रेट निकलता है इसके ऊपर। तो जो 0 to 6 का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो कितना है, वो 890 महिलाएं हैं प्रति 1000 मेल पे, और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो 189 है। तो 189 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। उसके बाद एससी में देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति हैं, जो एससीज हैं, इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 18.93 लाख है आउट ऑफ 1,86,292। टोटल जनसंख्या का 18.76% जो है वो शेड्यूल कास्ट है। तो टोटल पॉपुलेशन का 18.76%। उसके बाद बात आती है कि गांव में कितनी जनसंख्या रह रही है एससी की, तो वो रह रही है 14.97%, 14.97 लाख। देखिए टोटल जो एससी की पॉपुलेशन है वो है 18.93 लाख, इसमें से 14.97 लाख यानी कि 14.97 लाख गांव में रहते हैं, यानी कि टोटल एससी की पॉपुलेशन का 79% लोग गांव में रहते हैं। और अगर मैं इसको टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा देखूं तो 14.84% है, यानी 1 करोड़ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं 14.97 एससी कैटेगरी के, वो 14.84% है। और टोटल एससी की पॉपुलेशन 79% लोग गांव में रहते हैं, बाकी बचे जो 21% के आसपास लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, वो शहर में रह रहे हैं। देखिए सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ते चल जाइएगा, समझते चल जाइएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उससे जो भी सवाल बनेगा एग्जाम में सारे आप करके आ पाएंगे। नेक्स्ट आता है एसटी का देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति का देख लेते हैं। तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो है 2.92 लाख आउट ऑफ 1 करोड़ वाली जो है जनसंख्या पूरे उत्तराखंड की। तो टोटल पॉपुलेशन का 2.89% है एसटी की पॉपुलेशन उत्तराखंड में। और उसमें जो गांव में रहने वाले हैं एसटी की पॉपुलेशन का तो 90% गांव में ही रहते हैं और शहरों में मात्र 10% के आसपास रहते हैं। और टोटल पॉपुलेशन का 2.62% लोग गांव में रहते हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 2.89% टोटल एसटी है। और वो एसटी अगर पूछने जाएं कि जो गांव में रहते हैं तो आप क्या बताओगे, टोटल पॉपुलेशन का 2.62%। उसके बाद बात आती है कि रिलीजन वाइज पॉपुलेशन कैसी है उत्तराखंड में, यानी कि कौन कौन से रिलीजन के लोग रह रहे हैं और कितने कितने परसेंट में रह रहे हैं। तो देखिए 83.69 लाख लोग जो हैं वो हिंदू हैं, सबसे ज़्यादा कि हिंदू हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। उसके बाद मुस्लिम है 14.07 लाख लोग मुस्लिम हैं। फिर सिख,
देखिए उसके बाद क्रिश्चियन नहीं है, सिख हैं, यानी कि तीसरी जो सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम रहते हैं, उसके बाद सिख लोग रहते हैं 2.36 लाख, उसके बाद रहते हैं क्रिश्चियन रहते हैं 0.38 लाख, फिर रहते हैं बुद्धिस्ट 0.15 लाख, और उसके बाद रहते हैं जैन 0.09। उसके बाद तो फिर दूसरे हैं या वो लोग हैं जिन्होंने अपने रिलीजन नहीं बताए। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर क्रिश्चियन है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर जैन है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लोग कौन है उत्तराखंड में, किसी धर्म के हैं, या तो हिंदू धर्म के हैं, या फिर चारों पांचों धर्म दे देगा ये, और आपको क्या कहेगा, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये बताना चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो आप बता सकते हैं कि जो हिंदूज़ हैं वो ज़्यादा होंगे, जो मुस्लिम्स हैं हो सकता है वो आप बता दें कि तो हिंदूज से कम है, लेकिन सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और जैन, ये चारों की पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत ही कम के गैप पे है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा हिंदू की पॉपुलेशन है, फिर मुस्लिम की है, उसके बाद सिख लोग हैं, फिर क्रिश्चियन है, फिर बुद्धिस्ट है और फिर जैन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिटरेसी। देखिए लिटरेसी का मतलब क्या है, लिटरेसी है 7 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होगा, 7 साल और 7 साल से ऊपर का व्यक्ति जो होगा वो लिटरेट होता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को लिटरेट कहेंगे, तो 7 साल या 7 साल से ऊपर के व्यक्ति को भारत सरकार लिटरेट की श्रेणी में डालती है, साक्षर की श्रेणी में डालती है। तो कितनी जनसंख्या ऐसी है आउट ऑफ टोटल जनसंख्या की जो साक्षर है 68.81 लाख, जो 1,86,00,000 है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है 1,86,000 तो उसमें 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन साक्षरता दर निकालते वक्त 7 साल से ऊपर की जनसंख्या काउंट की जाती है, 7 साल से नीचे की जनसंख्या को काउंट नहीं किया जाता। तो लिटरेट जो है टोटल पॉपुलेशन का 68.22% है। देखिए वैसे तो जो लिटरेसी रेट है वो 78.80 है। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि उत्तराखंड का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है, वो 78.80% है, ये लिटरेसी रेट है। लेकिन ये जो 78.80% निकला, ये किस में से निकला, ये निकला जब हमने 0 से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों को काउंट किया ही नहीं, वो 1 करोड़ में से घटा दिए गए होंगे। उसके बाद जब लिटरेसी रेट निकला तो 78.8 निकला। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि टोटल जनसंख्या का, जो उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से, उसमें बताइए कि टोटल लिटरेसी रेट क्या था, तो 68.22 था, क्योंकि टोटल जनसंख्या तो 1 करोड़ है जिसमें 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। तो इसलिए लिटरेसी रेट चेंज हो जाएगा अगर वो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा। और सिंपल लिटरेसी रेट पूछेगा तो 78.80 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे भी काउंट हैं, इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। बाकी मेल 87.40% पढ़े लिखे हैं, और फीमेल जो है वो 70% पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद एससी में बात की जाए तो एससी में जो है वो 74.41 लिटरेसी रेट है। ये लिटरेसी रेट एससी का है, जिसमें से मेल 84.34% पढ़े लिखे हैं, यानी कि पढ़ना लिखना जानते हैं, और फीमेल जो है वो 64.05। फिर एसटी में देखें तो एसटी में जो टोटल 73.88% लिटरेसी रेट है, मेल्स में 83 और फीमेल में 63.89। लिटरेसी रेट एससी का ज़्यादा है एसटी के मुकाबले। एससी के मेल फीमेल दोनों ज़्यादा लिटरेट हैं। देखिए एससी के मेल देखेंगे आप तो एससी के मेल है 84% पढ़े लिखे, और मेल एसटी के हैं 83। यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे 63, यानी कि 1% कम है। 1% आप मान सकते हो, 1% से भी कम है। तो यानी कि एससी के मेल फीमेल दोनों ज़्यादा लिटरेट है, इतना ध्यान रखना है। और लिटरेसी रेट एससी में ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू एसटी। नेक्स्ट आता है सेक्स वाइज लेबर फोर्स। अगर हम देखें यानी कि जो लोग लिंग अनुसार कर्म कर देखें, यानी कि कुल कितने लोग हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, तो पूरे उत्तराखंड में 38.72 लाख लोग ऐसे हैं जो टोटल वर्कर्स हैं, यानी कि टोटल जनसंख्या का 38.38%, 38.38% लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, टोटल वर्कर्स हैं। उसके बाद फिर गाँव में देख लेते हैं, गाँव में कितने लोग वर्कर्स हैं, 28.86, यानी टोटल पॉपुलेशन का 28.61%, ये तो टोटल पॉपुलेशन का अगर देखें, और टोटल लेबर फोर्स का 74.53% जो है ये लोग गांव के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एक परसेंटेज जरूर ध्यान रख लीजिएगा। परसेंटेज से सवाल जरूर पूछता है वो कि इसका कितनी परसेंटेज का है, कितना क्या है, तो वो सब चीज़ लिख रखे हैं यहाँ पे। टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, लेबर फोर्स का कितना परसेंट है, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। फिर कैटेगरी वाइज अगर हम लेबर फोर्स देखें तो कल्टीवेटर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा तो कल्टीवेटर्स हैं। देखिए कल्टीवेटर्स हैं 10.46 लाख। उसके बाद एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं 2.47 लाख। तो जो कल्टीवेटर्स हैं यानी कि कृषक हैं वो ज़्यादा हैं, और कृषि श्रमिक जो हैं, लेबरर्स जो हैं वो कम है। ये एक अच्छी बात है, श्रमिक कम होनी चाहिए, और जो कृषक हैं यानी कि जो खुद के फार्मर्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आता है बात मार्जिनल वर्कर्स की। इसमें आप देख लीजिएगा कल्टीवेटर्स 5.35 लाख हैं, एग्रीकल्चर लेबर 1.56 हैं। ये फिगर्स एक बार आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, एग्जैक्ट इनकी फिगर्स नहीं पूछी जा सकती एग्जाम में, बहुत मुश्किल है कि एक पूछ लिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, कंपेयर करना जरूर ध्यान रखना कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, इतना आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। डिसेबल्ड के ऊपर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में कितने डिसेबल्ड लोग हैं।
तो नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन है 1.85 लाख, है ना। 1.85 लाख जो है वो डिसेबल्ड है, और टोटल जनसंख्या का जो परसेंटेज है कि कितने लोग डिसेबिलिटी में हैं वो 1.84% है। टोटल जनसंख्या का 1.84% लोग जो हैं वो डिसेबल्ड हैं। उसके बाद देखते हैं जन्म दर मृत्यु दर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट जो है वो उत्तराखंड का भी चल रहा है 16.6 2016 के हिसाब से, यानी कि 16.6 प्रति 1000 पे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो औसत जन्म दर है, जिसमें से गांव में जो है वो 16.8 है और जो शहर में है वो 16 है। इसका मतलब गांव में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू शहर। तो क्रूड बर्थ रेट गांव का ज़्यादा है शहर के मुकाबले। और जो CBR का यानी कि क्रूड बर्थ रेट का जो रेशो का जो गैप है, अगर आप गांव का में से शहर का माइनस कर देंगे तो 16.8 में 16 माइनस कर देंगे तो 0.8, लगभग आप ये मान सकते हैं कि एक का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि लगभग इक्वल बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो वैसे तो गांव में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं शहर के मुकाबले, लेकिन अगर थोड़ा सा आप देखें तो 16.8 है और उसका 16 है, तो यानी कि लगभग मान सकते हैं कि लगभग इक्वल बच्चे हैं। हालांकि इक्वल नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन लगभग इक्वल है, आप ये मान सकते हो। और बाकी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो आप ये बता देंगे कि गांव में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, शहर में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्रूड बर्थ रेट जो है वो 16.6 है, गाँव में 16.8 है और शहर में 16 है। क्रूड डेथ रेट देखते हैं, तो क्रूड डेथ रेट जो है यानी कि औसत मृत्यु दर जो है वो 6.7 है प्रति 1000 जनसंख्या पे। गांव में लोग ज़्यादा मरते हैं, शहर में लोग कम मर रहे हैं, यानी कि गांव में जो है वो 7 है और शहर में 5.9 है, यानी कि 7 व्यक्ति प्रति 1000 मर रहे हैं गांव में और 5.9 व्यक्ति प्रति 1000 मर रहे हैं शहरों में। तो यानी कि गांव में डेथ्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? सिंपल सी बात हम मान सकते हैं कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकता है कम हो, इस वजह से एक प्रभाव पड़ सकता है कि ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि गांव में जो लोगों की ज़्यादा डेथ्स हो रही है वो इस वजह से हो रही है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अगर हम शिशु मृत्यु दर देखें, जो बच्चा है 0 से लेके 1 साल तक का, इसमें जो बच्चा होता है 0 साल से लेके 1 साल तक का बच्चा, उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो अगर वो बच्चा यानी कि अपना पहला बर्थडे मनाने से पहले ही अगर कोई बच्चा मर जाता है तो वो 38 बच्चे ऐसे मर रहे हैं प्रति 1000 लाइव बर्थ में से। लाइव बर्थ का मतलब क्या है? जो जीवित जन्म है। मान लेते हैं एक होता है स्टिल बर्थ, एक होता है लाइव बर्थ, यानी कि अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ तो वो लाइव बर्थ। अगर कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करते, उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं इंग्लिश में, कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो लाइव बर्थ 38 लाइव बर्थ कि जो 38 जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं अपना पहला बर्थडे बनाने से पहले। गांव में 41 बच्चे मर जाते हैं और शहरों में 29 मर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि विलेजेस में बच्चे ज़्यादा मरते हैं, गांव में बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, या ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों पे ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं हैं और ना ही पास में हैं, यानी कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है कि वो हॉस्पिटल तक जा पाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इससे हमें ये समझ में आता है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर डेटा की। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर डेटा में तो देखिए अब आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अभी ये देखिए ये जो एरिया लिखा हुआ है ये सब हेक्टेयर्स में लिखा हुआ है एरिया। तो ये आप देख सकते हैं 3 करोड़ एरिया में लिखा हुआ है फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि ये हेक्टेयर में है। उसके बाद कल्चरल वेस्टलैंड है, फैलो लैंड है। अब ये बात आती है कि फैलो लैंड, करंट फैलो, फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, यानी कि अन्य प्रति, वर्तमान प्रति, ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। कि फैलो लैंड क्या होता है कि वो एरेबल लैंड है, यानी कि वहाँ पे आप खेती कर सकते हैं, विच नॉट बी हार्वेस्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ क्रॉप ईयर। मान लेते कोई क्रॉप ईयर था, यानी कि जिस साल में आप क्रॉप उगा सकते थे, लेकिन अगर आपने उसमें क्रॉप नहीं उगाई उस साल तो उसको हम फैलो लैंड कहेंगे। फैलो का मतलब ये है कि आपने उसको खाली जमीन छोड़ दी, एक परती जमीन है वो। बात आती है फिर करंट फैलो की। तो करंट फैलो क्या है? द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो ऐसी जमीन जिसको आपने खाली छोड़ दिया, उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं की, कोई भी खेती नहीं करी, 1 साल या 1 से कम जो एग्रीकल्चरल ईयर है उसके लिए, उसको करंट फैलो कहा जाता है। और फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, ये कौन सी जमीन होती है? ये वो जमीन होती है जिसको कल्टीवेशन के लिए टेम्परेरी आउट ऑफ कल्टीवेशन कर दिया जाता है, यानी कि हो सकता है कि उसकी उपज यानी कि इतनी कम हो गई हो उस जमीन की, तो उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं। ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 साल से कम नहीं, यानी 1 साल से 5 साल के बीच में के पीरियड के लिए अगर किसी ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है, 2 साल के लिए खाली छोड़ दिया, 2.5 साल के लिए खाली छोड़ दिया, अगर इतना खाली छोड़ दिया जाता है तो उसको फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जा सकता है सवाल में आपसे क्वेश्चंस में कि फैलो लैंड क्या होती है, करंट फैलो क्या होती है, या फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो तो क्या होती है। तो फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो होती है 1 साल से 5 साल के बीच में जिसको खाली छोड़ते हैं। करंट फैलो का मतलब है 1 साल से कम में खाली छोड़ दिया, और फैलो लैंड वो है जिसको आपने क्रॉप ईयर में खाली छोड़ दिया। तो ये लैंड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं इसमें। फिर आप देख सकते हैं कि बैरन लैंड कितनी है, ये है 2,28,091 हेक्टेयर्स हैं। ये फिर लैंड अदर देन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस 2,26,000। इसको आप एक बार देख लेना, डेटा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। नेट सोन एरिया कितना है, वो है 6,90,562 हेक्टेयर्स का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उसके बाद बात आती है कि एरिया अंडर प्रिंसिपल क्रॉप्स। अब देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो उगाई जा रही हैं, और वो सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी उगाई जा रही है, यानी कि कौन सी क्रॉप ऐसी है जो सबसे ज़्यादा एरिया में उगाई जा रही है। मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, यानी कि प्रिंसिपल क्रॉप्स के एरिया हैं कि कौन सी क्रॉप कितने एरिया में उगाई जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया में उगाई जा रही है वो उत्तराखंड में उगाया जाता है गेहूँ, वीट। देखिए वीट का एरिया सबसे ज़्यादा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से आप देखिए, ठीक है, वीट नीचे से देखिए, राइस का है 2,39,332, फिर इसका है 3,33,000। तो सबसे ज़्यादा जो उगाया जा रहा है वो उगाया जा रहा है गेहूँ। उसके बाद उससे कम एरिया में उगाया जाता है चावल, उसके कम एरिया में उगाया जाता है मंडुआ, फिर सांवा, फिर मेज़ और फिर बारले। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से उगाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा गेहूँ, सबसे ज़्यादा एरिया में गेहूँ उगाया जा रहा है। आपको बस एक टर्म ध्यान रखनी है, क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा कौन उगाया जा रहा है, सबसे कम कौन उगाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा गेहूँ एरिया में उगाया जा रहा है, उससे कम चावल उगाया जाता है, उससे कम एरिया में मंडुआ उगाया जाता है, उससे कम एरिया में सावन उगाया जाता है, उससे फिर मेज़ है, फिर बारले है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर दालों की बात करें तो दाल जो है सबसे ज़्यादा एरिया में जो दाल उगाई जाती है वो उगाई जाती है घेत की दाल। तो घेत की दाल जो है जो पहाड़ों पे होती है सबसे ज़्यादा ये एरिया में उगाई जाती है। उसके बाद उड़द की दाल उगाई जाती है, फिर मसूर की दाल, फिर भट्ट की दाल, फिर राजमा, फिर मटर और फिर चना। तो इस तरह से ये उगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए ये डेटा लिखा हुआ है, आप चाहे इसको पढ़ लीजिएगा। ये मुश्किल है कि आपको ध्यान रहे, ये जरूर ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी दाल सबसे ज़्यादा एरिया में उगाई जा रही है, कौन सी दाल सबसे कम एरिया में उगाई जा रही है। तो ये जो सीरीज़ है, गेहूं के बाद फिर उड़द के बाद फिर मसूर के बाद भट्ट, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑयल सीड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो ऑयल सीड्स हैं वो रेप एंड मस्टर्ड है, सेसमे तेल है, यानी कि तिल का तेल है। तो उसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेप सीड और मस्टर्ड का ऑयल है, यानी कि जो सरसों का तेल है, वो सबसे ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है। उसके बाद सोयाबीन का तेल उगाया जाता है, फिर सेसमे यानी कि तिल का तेल उगाया जाता है, और फिर मूंगफली का तेल निकाला जाता है, यानी कि मूंगफली उगाई जाती है, ग्राउंडनट का तेल निकाला जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जो क्रोनोलॉजी है इसको ध्यान रखिएगा। फिर शुगर केन जो है, गन्ना बहुत ज़्यादा उगाया जाता है 90,463 स्क्वायर किलोमीटर में, और प्याज जो है वो 38 स्क्वायर किलोमीटर में उगाया जाता है। ये हेक्टेयर है, स्क्वायर किलोमीटर नहीं है एरिया, ये हेक्टेयर है। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी की, यानी कि वो तो था कि कितनी ज़मीन जो है इन फसलों के अंडर है। अभी देखते हैं कि एक ज़मीन पे से, एक हेक्टेयर ज़मीन पे से कितने क्विंटल चीज़ें निकलती हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो 23.23 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर ज़मीन से 23 क्विंटल सामान निकल सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो किसकी है, वो है गेहूँ की। तो गेहूँ की सबसे ज़्यादा उत्पादकता है 27.549 क्विंटल निकल जाता है एक हेक्टेयर में से। उससे कम है चावल की जो है 25, फिर है मेज़ की जो कि है 17, फिर है सावा की कितनी है 13.69 है, फिर मंडवा की है 13.67, और फिर बारले की है 13.37। तो यही आपको ध्यान रखना है प्रोडक्टिविटी किस तरह से। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेहूं की है, सबसे ज़्यादा गेहूं एक हेक्टेयर में से पैदा होता है, फिर उससे कम चावल पैदा होता है एक हेक्टेयर में से, फिर उससे कम मेज़ होता है, फिर सावा होता है। देखिए वीट सबसे ज़्यादा होता है उत्पादकता में, राइस उसके बाद होता है, लेकिन मेज़ उसके बाद आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया कौन सा उगाया जा रहा था, यहाँ पे देखिए एरिया है मंडुआ सबसे ज़्यादा एरिया में उगाया जा रहा है राइस के बाद, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो किसकी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो मेज़ की है। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। वो एरिया था, ये प्रोडक्टिविटी है, दोनों में डिफरेंस है, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद दालों की बात करें तो दालों में 8.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाल निकलती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो दाल निकलती है, प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा है वो है भट्ट की दाल की। वहाँ पे गेंद की दाल जो थी वो सबसे ज़्यादा एरिया में उगाई तो जाती थी, लेकिन उसकी उत्पादकता इतनी नहीं है। उत्पादकता सबसे ज़्यादा किसकी है, भट्ट की दाल की है। फिर राजमा की उत्पादकता है, फिर मटर की उत्पादकता है, फिर उड़द की है, फिर गेंद की दाल की है, फिर ग्राम है, चना है यानी कि, और फिर मसूर है। तो ये सिस्टम है, यानी कि ये एक पैटर्न है, इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो ऑयल सीड्स हैं, तो जो ऑयल सीड्स हैं वो कितने हैं, वो 9.18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निकलता है। सबसे ज़्यादा तेल किस में से निकलता है, सबसे ज़्यादा तेल निकलता है ग्राउंडनट में से। तो ग्राउंडनट जो है, मूंगफली जो है, उसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादकता है। फिर सोयाबीन में से है, फिर रेप और मस्टर्ड ऑयल में से है, यानी कि मस्टर्ड सीड में से निकलता है, और फिर मस्टर्ड का मतलब सरसों और सेसमे का मतलब तिल, फिर तिल में से निकलता है। सबसे ज़्यादा जो तेल जो प्रति क्विंटल जो हेक्टेयर में उत्पादकता है उत्तराखंड के अंदर, वो ग्राउंडनट सी है, यानी मूंगफली से है, उसके बाद सोयाबीन से है, उसके बाद रेपसीड और मस्टर्ड ऑयल से है, और फिर सेसमे ऑयल से है। उसके बाद बात आती है कि ऑपरेशन होल्डिंग्स, यानी कि किस किस के पास कितनी कितनी ज़मीन है, तो वो जरूर ध्यान रखिए। पहली बात तो आती है कि हम अलग अलग तरह से बोलते हैं कि कोई सीमांत जोतों की संख्या है, यानी कि मार्जिनल होल्डिंग्स हैं, स्मॉल होल्डिंग्स हैं। तो कब हम किसको हम मार्जिनल फार्मर्स कहेंगे, किसको हम स्मॉल फार्मर्स कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिए। मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है।
जिसके पास भी 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है उसको मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, और जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की ज़मीन है उसको हम स्मॉल फार्मर्स कहते हैं। फिर जिनके पास 2 से लेके 10 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है उनको हम सेमी मीडियम या मीडियम होल्डिंग्स कहते हैं, और यानी कि मीडियम फार्मर्स कहते हैं, और जो उसके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन होती है उसको हम लार्ज फार्मर्स कहते हैं। तो इस तरह से फार्मर्स का है। तो लार्ज फार्मर का जो है 1000 लोगों पे सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है उत्तराखंड के अंदर जो इतना बड़ा लार्ज होल्डिंग रखता हो। टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स जो है वो 912 है प्रति 1000 संख्या पे। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। एक बार ये देख लीजिएगा कि मार्जिनल होल्डिंग्स के अंदर एरिया कितना है, इसमें 296 है, और स्मॉल होल्डिंग्स में 225 है, फिर एरिया इसके अंदर 270 है, और लार्ज होल्डिंग्स में एरिया 25 है। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है फर्टिलाइजर की, कि फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कितना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन है वो है नाइट्रोजन का, उसके बाद कंजम्पशन है फॉस्फोरस का, उसके बाद कंजम्पशन है पोटैश का। तो NPK इसी पैटर्न में कंजम्पशन है। तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन हो रहा है देखिए वो नाइट्रोजन का हो रहा है, कितना 1.5 लाख के आसपास। उसके बाद फिर 25,000 हो रहा है फॉस्फोरस का, और 7,000 के आसपास हो रहा है पोटैश का। तो यही पैटर्न है NPK। तो N जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उत्तराखंड में, फिर यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है खेती में, फिर पोटेशियम, फिर फॉस्फोरस यूज़ हो रहा है, उसके बाद पोटेशियम यानी कि पोटैश यूज़ हो रहा है, फिर K यूज़ हो रहा है। फिर इरीगेशन देख लेते हैं कि इरीगेशन किस किस तरह से होती है उत्तराखंड के अंदर, यानी कि सिंचाई के आंकड़े। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है ट्यूबवेल से। ये ट्यूबवेल से होती है इतने हेक्टेयर ज़मीन पे, 2,25,023 हेक्टेयर ज़मीन पे ट्यूबवेल से ज़मीन होती है। उसके बाद फिर जो इरिगेशन होता है वो इरिगेशन किस में होता है, वो होता है कैनाल में। तो कैनाल में कितना होता है 70,000। और उसके बाद फिर दूसरे जो कुएँ हैं, यानी कि वो कुएँ जिनमें ट्यूबवेल नहीं लगी हुई, यानी कि लोग हाथ से निकालते हैं या दूसरे तरह के कुएँ जो होते हैं, उसमें जो खेतों को पानी मिलता है अदर वेल्स में, वो 28,645। यानी सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिल रहा है इरिगेशन के लिए, ट्यूबवेल से मिल रहा है, उसके बाद कैनाल से मिल रहा है, उसके बाद अदर वेल से मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद बात आती है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि इरिगेशन बना जो कैनाल्स हैं यानी कि उनकी लंबाई क्या है। तो 11,712 किलोमीटर की लंबी कैनाल है हमारे यहाँ। उसके बाद ट्यूबवेल्स अगर देखें तो ट्यूबवेल्स कितने हैं, 1580 ट्यूबवेल हैं, और पंप सेट्स कितने हैं जो फ्री बोरिंग के हैं, यानी कि ये हैं 55,784। फिर हौज, गूल, हाइड्रमी, देखिए ये सब इरिगेशन करने के तरीके हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि हौज, गूल, हाइड्रमी सब क्या हैं उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में इरिगेशन करने के सोर्सेज हैं, इरिगेशन करने के, सिंचाई करने के तरीके हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि गूल क्या होता है, हाइड्रम क्या होता है, हेज, हौज क्या है। मतलब जैसे उत्तराखंड में सवाल ऐसे पूछा जाता है कि हौज जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इरिगेशन के लिए, या तो ऑप्शन में इरिगेशन होगा या एग्रीकल्चर होगा, कुछ भी दे सकता है वो ऑप्शन में। इस तरह से वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री डेटा देखें तो जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उत्तराखंड में वो 328 हैं, और उसके बाद 778 हैं लाइफ स्टॉक सेंटर। जो लाइफ स्टॉक के सेंटर्स हैं वो 778 हैं। उसके बाद जो मवेशी हैं, कैटल जो है, गोवंश जो है, वो इतने हैं नंबर में। इतना ध्यान रखिएगा कि इंडिजिनस ज़्यादा हैं, यानी कि देसी गाय ज़्यादा हैं, और जो विदेशी हैं यानी कि एक्जॉटिक ब्रीड है वो कम है। उसके बाद जो याक हैं वो ध्यान रखिएगा वो 62 हैं। फिर ये नंबर दे रखे हैं शीप के, बकरियों के नंबर इतने हैं। इसको चाहे एक बार आप ध्यान मत रखिएगा क्योंकि डेटा 2012 का दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने। उसके बाद फिर ये सभी डेटा दे रखा है कि ये ध्यान रखिएगा कि पोल्ट्री यानी कि हैन, कॉक और चिक्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और दूसरी बत्तखें हुई या दूसरी चिड़िया जो हुई वो कम हैं। इतना ध्यान रखना है कि हैन, कॉक, चिक्स जो हैं ये ज़्यादा हैं इससे दूसरी पक्षियों से। नेक्स्ट आता है फिशरीज़ डेटा। अगर फिशरीज़ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हैचरीज़ जो है वो उत्तराखंड में 12 हैं, और फिश प्रोडक्शन जो है वो 4.578 हज़ार मेट्रिक टन में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसके आगे का डेटा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, तो आप इतना पढ़ लीजिए, इसमें देख लीजिए। इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सारी पीडीएफ जो है वो टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स को मिल रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एंड बाय बाय।